बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपने कल मैच देखा होगा। सुबह हम बात दुआओं पे चला रहे थे। अगर आपने सुबह सुबह दुआएं की हैं तो कल रात को आपकी दुआएं काम आ गई हैं, क्योंकि जो सूरत हाल थी मुझे लग रहा है कोई गैबी मदद या दुआ ही है जिसने आपको बचाया। लेकिन वैसे कुछ अच्छी परफॉर्मेंस भी रहेगी। एशिया कप जी 2025 सुपर 4 मरहले में थी अबू धाबी, आपको पता है, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला गया। बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल था ये मैच समहाउ, जहाँ पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दी है और जो फाइनल में पहुँचने की उम्मीदें हैं उसको समहाउ कहीं ना कहीं बरकरार रख लिया है। श्रीलंका ने जी पहले बैटिंग की, मुकर्ररा ओवर्स 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर 133 रन जो है वो स्कोर किया और उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि पाकिस्तान ने जवाब में जो हदफ है वो 18वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से जी शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए तो उन्होंने 3 विकेटें लेकर जो हरीफ बैटिंग लाइन है उसको खासा डिस्टर्ब किया। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो हारिस रऊफ़, उन्होंने भी बड़ी ज़िम्मेदाराना जो कह लें बॉलिंग की और साथ साथ हुसैन तलत, उन्होंने 2-2 विकेटें ली, 2 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया और जबकि अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान की जी जो बैटिंग है वो इब्तिदा में खासी मुश्किलात का शिकार रही और सिर्फ 80 के मजमूई स्कोर के ऊपर जो 5 खिलाड़ी हैं वो आउट हो चुके थे। आखिरी लम्हात में मोहम्मद नवाज़ जिन्होंने 38 रन बनाए और हुसैन तलत जिन्होंने 32 रन्स जो नाकाबिले शिकस्त कह लें एक पार्टनरशिप है उसको कायम करके टीम को फतह दिलवाई। ये कल बड़ा मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी जिस पे कहा जा रहा था कि नवाज़ मेरा मैच विनर है। ये कोई जानी मानी और सुनी सुनाई स्टेटमेंट थी जिसको बार बार लोग कोट कर रहे थे और कल ये प्रूव कर दिया गया समहाउ। मैच कैसा था? अब हमारा बांग्लादेश से मैच है और उसके बाद फिर हम फाइनल अगर बांग्लादेश से जीतते हैं तो फिर उम्मीद होगी कुछ कि हम खेलेंगे। नुमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। कल का मैच बताएं कैसा लगा आपको? दुआएं मांगी थी आपने सुबह? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, अब तो शायद क्रिकेट हमारी उस पे पहुंच गई है कि दुआओं के अलावा देयर इज एब्सोल्युटली नो ऑप्शन। तो जहां अब तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात है, ऑब्वियसली देयर आर पॉजिटिव्स एंड देयर आर नेगेटिव्स। पॉजिटिव्स ये है कि हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर है दे आर फाइनली गेटिंग इनटू ग्रूव, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात है वो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की और मिडिल ऑर्डर की स्पिनर्स के अगेंस्ट जो बारी है कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगले साल फरवरी में हमने T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलना है और इन तमाम तर चीजों को देखते हुए आपकी टीम का कप्तान, आपके टॉप ऑर्डर के जितने भी बैटर्स हैं वो स्पिनर्स के अगेंस्ट इतने वीक हैं कि उनसे नॉर्मल जो स्पिनर की डिलीवरी है, अगर वो गुगली है वो उनसे रीड नहीं होती, सिंपल ऑफ स्पिनर है वो उनसे रीड नहीं होता। तो ये एक बड़ी कंसर्निंग चीज है। ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा अगर आप पॉजिटिव देख लें तो अबरार अहमद ने जिस तरह 4 ओवर में 8 रन देकर एक प्लेयर आउट किया, उसके बाद शाहीन विद द न्यू बॉल वाज इंप्रेसिव। ओपनर्स ने पावर प्ले के अंदर तेज रन किए, तो ऑब्वियसली देयर आर पॉजिटिव साइड्स एज वेल टू पाकिस्तान विक्ट्री। देयर आर पॉजिटिव साइंस। चले नुमान, यू आर ऑप्टिमिस्टिक और हम इस ऑप्टिमिज्म को कायम रखते हुए आगे बढ़ते हैं और हम ज़रा नवीद गुलजार खोखर साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियो से, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। जैसे भी नुमान ने कहा कि कल हमने कुछ एक होप हमें नज़र आई एंड ही इज़ राइट समहाउ कि ये अप्रोच अच्छी रही, लेकिन जो हमने अपने स्टार्टिंग में देखा मैच जिस तरह से डगमगाया हमारी बैटिंग लाइनअप, ये अभी भी उतनी ही अलार्मिंग चीज़ है जितने हम माजी के ये जो एशिया कप के मैचेस है उसकी बात करें तो। यस, थैंक यू सो मच अरमला। बिल्कुल ऐसे जैसे नुमान ने बात की है, कल पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन हमें इस बेहतरी से खुश नहीं होना, बल्कि हमें थोड़ी सी परेशानी भी हुई है। कल अगेन हमने देखा कि आप पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल आपने कल फिर कर लिया, जिस तरह से आपने अगेंस्ट इंडिया किया था, लेकिन ऊपर से आके फिर 13 रन के ऊपर 4 विकेट्स आपके बैक टू बैक गिर गए।
कोई संभालने वाला नहीं था। टॉप ऑर्डर जब कोलैप्स करता है तो फिर आपको नीचे 1 डाउन पे आना होता है, फिर आपको नंबर 4 के ऊपर आगा सलमान जिस तरह से बैटिंग के मतलब वहाँ पे भी जाकर आपको संभालना था, आप संभाल नहीं पाए हैं। लोअर मिडल ऑर्डर जाके आपका कुछ चल सका और दिन जाके आप मैच जीते। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से कोलैप्स चल रहा था, इस तरह से अगर आप नवाज़ नीचे से बैटिंग ना करते, हुसैन तलत की ज़रा अच्छी इनिंग्स ना लग जाती, तो फिर आपने कल वाला मैच भी हार जाना था। हम मैच तो ज़रूर जीते हैं, लेकिन गलतियाँ बड़ी क्लियरली हमारे सामने मौजूद हैं कि हम कहाँ कहाँ पे गलती करें। सेकंड वन, बिल्कुल आप कल 4 विकेट्स हासिल किए हैं श्रीलंका ने जो स्पिनर्स थे उनके, तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका के स्पिनर्स हमें फंसा रहे हैं। अगर वो दुबई में हमें फंसाते हैं तो आइंदा आने वाली सीरीज़ है, जो आइंदा आने वाला वर्ल्ड कप है, वो श्रीलंका में हमने खेलना है। इंडिया का वर्ल्ड कप है ये, हम श्रीलंका में जाके खेलेंगे। आप वहाँ पे तो ज़रूर फंसेंगे यकीनी तौर पे। तो बड़ा मेरे ख्याल में अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की। हमें इस मैच को ये देख के कोई नतीजा अखज़ नहीं कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान ट्रैक पे वापस आया आफ्टर एक डिफीट अगेंस्ट इंडिया। बट हम ये ज़रूर बात कहेंगे कि आपको अलार्मिंग है आपके लिए। आप अगर एशिया कप में बांग्लादेश से जीत जाते हैं या फाइनल में भी चले जाते हैं, मेरे ख्याल में आपके लिए बैक टू बैक 2 जीतें भी लाजमी हैं। बट आपको अपने आप को क्लियर करना होगा। आपके टॉप मिडल ऑर्डर हैं जो और लोअर मिडल ऑर्डर हैं जो, उनको फिर स्पेशली जब ऊपर से प्रेशर आता है तो प्रेशर को हैंडल करना आपको आना चाहिए। मेरे ख्याल में कल थोड़ी सी गेम पाकिस्तान ने जरूर पॉजिटिव की है। और देखिए शाहीन शाह अफरीदी के बारे में हमेशा से कहा जाता है जब ऊपर से टॉप से आके कोई विकेट हासिल करते हैं तो बड़े चांसेस होते हैं कि पाकिस्तान वो मैच जीतेगा। कल भी उन्होंने टॉप से आके विकेट हासिल की। आपने श्रीलंका को दबाव में रखा यकीनी तौर पर, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें जीत से ज़्यादा अपनी गलतियों के ऊपर जाना होगा, गलतियों से सीखना होगा, क्योंकि एक बड़ा टास्क आपके सामने मौजूद है। बांग्लादेश को आपने हराना है, दिन आपने अगर एशिया कप के फाइनल में जाना है तो एक बार फिर से आप भारत के मध्य मुकाबिल होंगे और 2 मैचेस आप उनसे हार के अगेन से प्रेशर अगर ले लेंगे तो फिर मेरा ख्याल है फाइनल में यही तो सबसे खौफनाक बात लग रही है कि अगर हम ये मैच जीतेंगे, 2 के अच्छी बात साइन भी है नुमान समहाउ कि अगर हम बांग्लादेश से भी जीते हैं, और हमारे लिए जीत तो ज़रूरी है, हम इंडिया से फाइनल में खेलेंगे, लेकिन लास्ट जो हमारी परफॉर्मेंसेस रही हैं इंडिया के अगेंस्ट, ये एक ज़्यादा डरने वाली बात है। एज ए क्रिकेट व्यूअर मैं कहूँगी कि हम अगर इंडिया से भी इस तरह की परफॉर्मेंस फाइनल के अंदर दिखाएंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नुमान, ये मुझे सवाल आपसे इसलिए करना है क्योंकि आप और मैं ये पहले बात कर चुके हैं कि समहाउ हम पहले एक्सपेक्ट करते थे कि हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसी टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे, हमारे ये फ्लॉज हैं, हमने इनको ओवरकम करना है। हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमने यूएई, कतर और श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी टीम्स के अगेंस्ट खेलने में वी आर रियली वरिड कि हमारा बैटिंग ऑर्डर कहीं कोलैप्स ना कर जाए, हमारी बॉलिंग या हमारे स्पिनर्स या हमारी वैसी बॉलिंग लाइनअप के अंदर उस तरह की स्ट्रेंथ हमें ना नजर आई, तो हम क्या करेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने पिछले 1 महीने के अंदर 10 T20 इंटरनेशनल्स खेले और इन 10 T20 इंटरनेशनल में से 3 मैचेस यू प्लेड अगेंस्ट अफगानिस्तान, 3 मैचेस आपने यूएई के अगेंस्ट खेले हैं। इन 10 के 10 मैचेस में से किसी एक मैच में भी आपने कन्विंसिंगली किसी भी ओपोनेंट को नहीं हराया, चाहे वो अफगानिस्तान हो, यूएई हो, ओमान हो, इंडिया से आप दोनों मैचेस हार गए या फिर श्रीलंका हो। तो एक ये बड़ी कंसर्निंग चीज है। जिस तरह आपने कहा कि देयर वाज अ टाइम हम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया के अगेंस्ट प्रॉपर कंपटीशन देते थे, उनको टक्कर का मुकाबला देते थे। बट अब चाहे वो एसोसिएट नेशन ओमान का हो या यूएई की टीम हो या इवन अफगानिस्तान हो, हम उनके अगेंस्ट भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, एंड दैट टू इन द T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट विच यूज्ड टू बी आवर स्ट्रॉन्ग सूट। तो ये एक बड़ी कंसर्निंग चीज है और उसमें मुझे लगता है जहाँ के टीम का कप्तान कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑब्वियसली क्रिकेट जहां ऑन द फील्ड आपकी परफॉर्मेंस है वहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है। राइट फ्रॉम द गेट गो कप्तान सलमान अली आगा इंडिया के मैच में भी, इस मैच में भी उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं वो चीज, वो स्पार्क नहीं नजर आ रहा। शायद वो इज नॉट अमंग द रन्स हिमसेल्फ। पिछली 10 इनिंग्स में आगा के 5 जो है वो सिंगल फिगर स्कोर है, यानी 5 टाइम्स वो डबल फिगर भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं कप्तान का खुद इन फॉर्म ना होना ये एक ऐसी चीज है जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ओवरऑल जब आप खुद परफॉर्म नहीं कर रहे होते, हमने सरफराज अहमद के टेन्योर में भी देखा, व्हेन ही वाज द कैप्टन, जब वो खुद रन नहीं कर रहे होते थे तो कहीं ना कहीं वो टीम से वो एफर्ट निकलवाना, वो काम करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली आपकी बात, जितने मर्जी बड़े कप्तान हो जाए, आपकी बात में वो दमखम नहीं रहता। जब आप खुद, बाबर का ये था कि बाबर को शायद टीम भी अच्छी मिलती थी प्लस बाबर खुद रन्स कर रहे होते थे। तो आगा को, आई बिलीव आगा को खुद स्टेप अप करना है। टॉप ऑर्डर में साइम अयूब को स्टेप अप करना है। 47 पाकिस्तान में मैचेस, मैं कल एक ट्वीट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में इतने मौके तो सिलेक्शन कमेटी को नहीं मिलते जितने मौके हम लोगों ने साइम अयूब को दे दिए। बट साइम हैज टू स्टेप अप। आप 47-48 मैचेस खेलकर इतनी मीडियोक्रिटी के पिछले 10 मैचेस में आपके
4 डक्स हैं और 5-6 सिंगल फिगर स्कोर हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान को बेहतर करनी है गोइंग फॉरवर्ड। यू आर सो राइट कि हमने साइम को बड़े चांसेस दिए हैं एंड वी बिलीव कि साइम ने परफॉर्म, अभी लास्ट जिन इनिंग्स का आप रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले इनके अंदर वो स्पार्क है, ही कैन परफॉर्म बट ही हैज़ टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। ये बात नवीद साहब, आप इस बात को, मैं साइम अयूब का जो कि जिक्र हुआ, मैं चाहूँगी आप भी नुमान की इस बात पे कमेंट कीजिएगा कि साइम के हवाले से वो एक्सपेक्ट गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि वो जब फॉर्म में रहे हैं उन्होंने बड़ा अच्छा खेला भी है, बट बैक टू बैक इस तरह से जो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस आ रही हैं उनकी, ये समहाउ कहीं ना कहीं उनके लिए भी आगे मुश्किल पैदा कर सकती है। बिल्कुल, जो आप और नुमान जो बात कह रहे हैं वैसे ही, आप अगर थोड़े से पीछे जाते हैं तो आप देखें साइम अयूब इंजरी हुई थी उनको और वो बिफोर इंजरी वापस आ गए थे पीएसएल में। पीएसएल में एक फ्रेंचाइज है, उनको नवाजने के लिए जब ये फिट नहीं थे मुकम्मल तौर पे तो साइम अयूब को लाया गया था वापस। मैं रिसेंट पास की बात कर रहा हूँ जब पाकिस्तान के अंदर पीएसएल हुई है। आप जब वहाँ से आप फिट नहीं थे तो आप खेलना शुरू किया, फिर 2-3 महीने का आपको गैप मिला अगेंस्ट बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, यूएई और अफगानिस्तान की ट्राई सीरीज। देन अभी साइम अयूब को बहुत सारी इससे पहले भी चांसेस, बट जब से वो इंजरी से वापस आए हैं तब से वो फिट नहीं है मुकम्मल तौर पर। अगर कोई 1-2 इनिंग्स में वो खेल पाए हैं वो बिल्कुल एक अलग बात है, बट साइम अयूब का ऊपर से खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का हमेशा से मसला रहा। आप रिसेंटली देखिए जब इसी एशिया कप के अंदर आप साइम अयूब साहब ज़्यादा फरहान जा रहे थे तो कोई ना कोई एक आउट हो जाता था, स्पेशली साइम अयूब जल्दी आउट हो जाते हैं। इंडिया वाले पहले मैच में भी देखें साइम अयूब जल्दी आउट हुए तो उसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हुआ और नीचे आपने हारिस को भेजा तो वो प्रेशर नहीं ले सके, वो भी जल्दी आउट हो गए। देन वो प्रेशर बढ़ता रहा और नीचे आता रहा और हमारे यहाँ नीचे भी कुछ ज़्यादा अच्छे प्रेशर को हैंडल करने वाले लोग नहीं है। साइम को परफॉर्म करना होगा, उन्हें वापस आना होगा। आप जितने भी मैचेस आप उन्हें दे दें, जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक उनकी जो क्रिकेट है, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते थे वो नहीं खेलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनके लिए ज़्यादा जगह आपने उनको, आप टेस्ट मैच में भी उन्हें खिलाते हैं, आप ओडीआई भी खिलाते हैं, वनडे भी खिलाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप इतने सारे मैचेस मेरे ख्याल में नुमान को या मुझे देते तो मेरे ख्याल में हम लोग भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। इतने ज़्यादा मैचेस आपको मिले, हारिस को अब आप ऐसे के ऐसे चेक करें, हारिस को भी आप इतने ज़्यादा मैचेस दे रहे हैं, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट पाकिस्तान की मजबूरी है शायद इस एशिया कप में कि आपके पास कोई चांस नहीं है और किसी और के लेने का एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो मेरा ख्याल है साइम अयूब विद हारिस आपको बहुत से सोचना होगा, बहुत सारे मैचेस आपको मिले, स्पेशली साइम अयूब और फिर हारिस के लिए भी, कि इतने सारे मैचेस मिलने के बाद भी अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान है 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, आप किसी और की तरफ जाएं और किसी और की तरफ, और स्पेशली बैक टू बैक इतने मैचेस भी मत देंगे। तीनों फॉर्मेट के अंदर आप खेलने जा रहे हो, बस एक ही बंदा है आपके पास, साइम ने खेलना है हर जगह के ऊपर। कप्तान भी बदल गए हुए हैं, टॉप ऑर्डर भी बदल गए हैं, मिडिल ऑर्डर भी बदल गए, बॉलर भी बदल गए, बट साइम ने नहीं बदलना। तो साइम को बदलना होगा, अगर साइम नहीं बदले, अगर वो कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो मेरे ख्याल में उन्हें बदलना होगा। तो साइम जब इंजर्ड होते हैं नुमान, तो फिर हमारा सारा बैटिंग ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं कि साइम इंजर्ड है, साइम की इंजरी हो गई, अब हम क्या करेंगे। तो ये जो भी नवीद साहब ने बात की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट समहाउ एक चीज़ है कि हमने अगर डिपेंडेंट हैं हम इन चंद प्लेयर्स के ऊपर, तो हमारे पास बैकअप भी तो उस तरह का नहीं है कि हम अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो गया या किसी पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं खेल रहा, फिर हम सोचते रहते हैं कि अब हम किसको खिलाएंगे और कहाँ पे प्लेस करेंगे, और फिर वो पूरा लाइनअप हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए, आपको ना T20 क्रिकेट हो या किसी भी फॉर्मेट में हो, यू हैव टू गेट द रोल्स डिफाइंड। अगर आप एक टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं तो योर टीम वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आप कंसिस्टेंटली रन्स करें। बेशक मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में आपका बैटिंग नंबर या आपका एंट्री पॉइंट ऐसा होता है कि वहां आप तेज खेलने में आउट भी हो जाए तो इट डजंट मैटर, लेकिन अगर आप टॉप ऑर्डर, खास तौर पे आप टॉप 3 में अगर बारी कर रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। बेशक आप 40 करें, 45 करें, बट यू शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। साइम अयूब के साथ जो चीज रही है, उनको लाइसेंस टू किल दिया गया कि आपने बस आना है, राइट फ्रॉम द गेट गो अटैक करना है, आप आउट हो जाए कोई मसला नहीं। ये ऐसी चीज है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को इन द लॉन्गर रन बहुत ज्यादा हर्ट किया। हमने पिछले साल के एंड में दिसंबर में साउथ अफ्रीका का T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टूर किया था, वहां उनका 2-3 मैचेस में बैक टू बैक उन्होंने रन किए, एक 50 किया, एक 98 की बारी, जो कि अभी तक उनका करियर बेस्ट है। उसके बाद उनकी वो स्पार्क, जिस तरह नवीद ने राइटली मेंशन किया, इंजरी के बाद नहीं आई। तो कहीं ना कहीं साइम के अंदर हमें जिस चीज की कमी नजर आ रही है वो उनकी मुस्तकिल मजाजी है, और वो टीम के अंदर इस वजह से है बिकॉज ही इज अ यूटिलिटी प्लेयर। उन्होंने अपने आप को एक अच्छे स्पिनर के तौर पे जो है वो आजमाया है, और ऑब्वियसली जो माइक हेसन है वो हमेशा, जिस जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी थे तब भी वो पूरी टीम के अंदर ऑलराउंडर्स लेके चलते थे। अब भी आप देख लें तो साइम ऑलराउंडर है, आगा ऑलराउंडर है, हुसैन तलत ऑलराउंडर है, नवाज ऑलराउंडर है, टू सम एक्सटेंट शाहीन जाफरीदी ऑलराउंडर है। तो पूरी टीम के अंदर आपको यूटिलिटी प्लेयर चाहिए हु कैन समहाउ कंट्रीब्यूट। एक तरह से ये चीज ठीक है, दूसरी तरह इट इज अगेंस्ट
जो क्रिकेट का कन्वेंशनल मेथड है कि क्रिकेट एक स्पेशलिस्ट की गेम है, यू शुड ऑलवेज रिवॉल्व योर टीम अराउंड स्पेशलिस्ट। यही वजह है कि साइम बैटिंग से नहीं कर रहा है, बॉलिंग से कर रहा है, तो वो टीम के अंदर फिट इन हुआ है। तो जब तक कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट एटलीस्ट टॉप ऑर्डर में आप नहीं लेकर आएंगे, आपके लिए मसले होंगे। मैचेस लाइक जो हमने कल देखा, फिर आगे जो नॉकआउट मैच अगर इंडिया के अगेंस्ट आता है, तो कहीं ना कहीं वो स्पेशलिस्ट का ना होना एक ऐसा फैक्टर है जो आपको आगे जाके भी जो है वो हर्ट कर सकता है। ठीक हो गया। अब नवीद, आप भी नुमान की इस बात से अग्री करते हैं कि ये जो हमारी टीम में जिस तरह से अभी इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कोट किया कि टू सम एक्सटेंट ही इज़ अ ऑलराउंडर, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, और फिर साइम भी विकेटें ले रहे हैं, तो ये भी समहाउ कहीं ना कहीं हमारे जो ऑलराउंडर का एक आइडिया है वो इवॉल्व कर रहा है। डू यू अग्री विद दैट? यस, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। और ये ज़रूर है कि साइम को अगर बचत हो रही है अभी, तो वो इस वजह से भी हो रही है, ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा मैनेजमेंट की तरफ से या ड्रेसिंग रूम के अंदर कैप्टन की तरफ से। कैप्टन तो खैर क्या क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो तो खुद क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हो रहा है जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है। बट साइम ने 6 विकेट्स हासिल किए हैं अभी तक। शाहीन शाह अफरीदी जो आपके मेन बॉलर हैं, हारिस रऊफ वो मेन बॉलर हैं, चले हारिस को मैचेस भी कम मिले, बट शाहीन शाह अफरीदी ने 6 विकेट्स हासिल किए हैं अभी तक। साइम नंबर 5 के ऊपर है इस वक्त एशिया कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों में। तो मेरा ख्याल है कि साइम को इस बात का एज मिल रहा है अभी तक कि चलें एशिया कप में वो बैट से नहीं बट बॉल से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन ये सारा हर बार नहीं होता। मेरा ख्याल है साइम ठीक है, इंडिया के खिलाफ पहले मैच में जो उन्होंने 3 डिलीवरीज की थी वो मेरा नहीं ख्याल है वो खेले जाने वाली थी। विराट कोहली भी शायद होते तो उन पर आउट होते, बोल्ड हो जाते उन पर। साइम की अच्छी डिलीवरी थी, बट मुकम्मल तौर पर साइम है वो ऑलराउंडर इस तरह से नहीं है जिस तरह से एक ऑलराउंडर मेरे ख्याल में वो एज अ बैटर खेलते हैं। टीम के अंदर 6 बैट्समैन हैं आपके पास टीम में, और अगर 6 बैट्समैन में से 4 की आप बात कर लें, फ़खर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, आगा सलमान की बात कर लें, तो ये आपके तो चलती ही नहीं है। ये किसी भी मैच में नहीं चलती। आप 2 ऑलराउंडर के साथ जाते हैं, 2 ऑलराउंडर भी आपके नवाज कल चल गए अच्छा, उन्होंने अगर वो नहीं चलते तो आप ये मैच भी लूज़ कर जाते मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली जो रोल्स हैं वो देने होंगे हर प्लेयर को, कि आप एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं, एज अ बॉलर खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आप इस तरह से काम करेंगे, उसी तरह से काम करने की और मेहनत करेंगे नेट में भी कि आपने बस बैटिंग करनी है और अच्छी बैटिंग करनी है। टॉप ऑर्डर जब आप आ रहे हैं तो यकीनी तौर पर आपने सबसे पहला फोकस आपका बैटिंग ही है कि आपने ऊपर से खड़ा होना है, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना है, और आपने कोई विकेट नहीं देनी, एक बड़ा रन एक बड़ा टोटल हासिल करने के लिए जाना है। ऊपर से आपकी विकेट गिरती है तो फिर निचले नंबर 3 के ऊपर आने वाला है वो संभालेगा, नंबर 4 वाला आने वाला संभालेगा। बट जब आप ये कर लेते हैं कि साइम ठीक है आप बैटिंग नहीं चली, आपकी बॉलिंग चल गई है, तो फिर इसका नुकसान होता है। इसका नुकसान ये कि आप टॉप से अच्छे रन्स नहीं बनाते इस सोच के साथ कि चले मैं आउट हो गया कोई मसला नहीं है, मैं बॉलिंग में परफॉर्म कर दूंगा तो मैं रहूंगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट टीम के ऊपर ज़रूर जाता है। इसका इम्पैक्ट टीम पे ज़रूर जाता है। नुमान, आपने कहीं स्टेटमेंट सुनी थी कि नवाज़ मेरा मैच विनर है? कल हमने देखा, कल अच्छी इनिंग्स थी उनकी तरफ से। ये स्टेटमेंट ज़रा सुनी लग रही है, कल डिजिटल पे तो बहुत ही ज़्यादा मैं दोबारा से सुन रही थी। देखिए, अगर आप पाकिस्तान के इस 15 के स्क्वाड में देखें तो मोहम्मद नवाज इज द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर पाकिस्तान की इस पूरी 15 में। आपकी इस पूरी टीम में नवाज के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 21, पाकिस्तान ए, पाकिस्तान चाहिए, हर किस्म की क्रिकेट मोहम्मद नवाज ने जो है वो खेल रखी है। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई बाबर आजम ने उन्हें उनका मैच विनर कहा था, क्योंकि उनके अंदर वो जो एलिमेंट ऑफ बीइंग अ क्लच प्लेयर है, मुश्किल सिचुएशन में मुश्किल बारी खेलना। आप ज्यादा पीछे ना जाएं, 2022 एशिया कप इंडिया के अगेंस्ट यही वेन्यू था। पाकिस्तान को आखिरी 7 ओवर में लगभग 76 रन चाहिए थे। नवाज बारी करने आते हैं, वो क्लच प्लेयर या वो इम्पोर्टेंस लेकर आते हैं, आप मैच जीत जाते हैं। फिर आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट अभी ट्राई नेशन सीरीज की बात कर लें, बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हैं पीएसएल में। अब अगर आप नवाज की बात कर रहे हैं तो टिल द लास्ट सीजन नवाज एंड सरफराज अहमद वर द ओनली 2 प्लेयर्स who played 9 seasons without missing a single game। तो आपको अगर किसी प्लेयर की यूटिलिटी का अंदाजा लगाना है कि वो 9 कंसेक्यूटिव साल एक भी मैच बेंच पर नहीं बैठा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज वो यूटिलिटी का एलिमेंट लेकर आते हैं विद द बैट इन हैंड, विद द बॉल इन हैंड। लेकिन अभी मेरे लिए जो बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि आप 2 मैचेस पहले आपकी टीम के हेड कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि नवाज इज द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड, एंड इन द नेक्स्ट 2 मैचेस ही डिड नॉट बॉल अ सिंगल बॉल। यानी ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात है। ठीक है, वी वर्क ऑन डाटा, वी वर्क ऑन मैचअप्स कि जी जहां जब लेफ्ट हैंडेड बैटर होगा तो हमने नवाज से बॉलिंग ही नहीं करवानी, लेकिन ये टू सम एक्सटेंट बहुत ज्यादा है कि आप 2 मैचेस पहले
एक बंदे को द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड कहते हैं, इन द नेक्स्ट 2 गेम्स he couldn't ball a single ball। तो ये एटलीस्ट ये एक बड़ा सरप्राइजिंग एक्सीडेंट जो है वो दिखाई दे रहा है, विद पाकिस्तान के अब बहुत एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, एक तरफ बेस्ट बॉलर, एक तरफ उससे बॉलिंग नहीं करवा रहे। दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट फॉर यू। आई गेस यही हमारे लिए हो सकता है कि हम किसी को आसमान पे बिठाते हैं, फिर हम जमीन पे लाते हैं, फिर जमीन से उठाते हैं, और हम यही पटकते रहते हैं। नवीद, डू यू अग्री? मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, और ये नुमान ने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है वो रेज़ किया है, वो यही कि मैनेजमेंट खुद ही क्लियर नहीं है। मैं भी बात कर रहा था कि प्लेयर्स को क्लियर होना चाहिए कि बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, ऑलराउंडर है, कहाँ पे खेल रहे हैं, कितने कौन से ऑर्डर के ऊपर हैं, या वो कि बैट्समैन है या बॉलर, बट मैनेजमेंट खुद क्लियर नहीं है। माइक हैसन ने कहा था कि नवाज़ जिस तरह से उन्होंने रिसेंटली परफॉर्मेंस दी थी ट्राई सीरीज़ के अंदर की, कमाल के बॉलर होंगे। अच्छा, हर जगह पे बातचीत हो रही थी कि पाकिस्तान है जो नवाज़ के साथ जाएगा, पता नहीं क्या कर लेगा, कुछ भी तो नहीं हुआ। आपने बॉलिंग ही नहीं दी उन्हें। आप जो ऑलराउंडर खिलाते हैं, ये कल वाले मैच में हमने देखा, चलें आपने बॉलिंग दे दी हुसैन तलत को, फ़हीम बॉल कर रहे हैं, बट आप अपने ऑलराउंडर्स को बॉलिंग नहीं देते, तो फिर आपका उनका मकसद क्या है वहाँ फिर स्पेशलिस्ट प्लेयर शामिल करें, बैट्समैन शामिल करें। जब तक मैनेजमेंट खुद से क्लियर नहीं होगी, कोचेस क्लियर नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक टीम कैसे क्लियर हो सकती है। वो खुद कन्फ्यूज़ हैं, और उनकी कन्फ्यूजन टीम के ऊपर इम्पैक्ट लाती है, और टीम है वो अच्छा परफॉर्म करने में, स्पेशली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में मैनेजमेंट को खुद इतना नहीं पता था कि हुसैन तलत को इतने बड़े मैच के अंदर आप लेकर आ रहे हैं। मैं कल की परफॉर्मेंस की उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि बड़े मैच का इंपैक्ट और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे तो बाबर आजम जैसे, मोहम्मद रिजवान जैसे लोग हैं, वो भी यकीनी तौर पर घबराते थे कि यार ये इतना बड़ा मैच है, प्रेशर होता है, दुनिया की 1.5 अरब आबादी आपको देख रही होती है, मैच हारेंगे तो हीरो बनेंगे, मैच जीतेंगे तो हीरो बनेंगे, हारेंगे तो जीरो हो जाएंगे। तो ये उनके ऊपर, और आप हुसैन तलत जैसे नए लड़के को लेकर आगे थे, वहाँ पर भी मैनेजमेंट क्लियर नहीं थी। मेरा ख्याल में उस मैच में अगर हुसैन तलत की जगह पे नवाज होते तो में भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देते। तेज़ खेलते हैं, डोमेस्टिक का ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है उनका यहाँ इस्लामाबाद से भी और ओवरऑल पाकिस्तान में, बट मैनेजमेंट को क्लियर होना होगा। और ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट है, ये कोई गली मोहल्ले की कोई क्लब नहीं है, कोई रीजन नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट है। आप दुनिया की बड़ी नेशंस हैं, आप क्रिकेट खेलने वाले में दुनिया की बड़ी नेशन, वो अलग बात है। आप कभी नंबर 1 T20, नंबर 1 ओडीआई, नंबर 3 के ऊपर टेस्ट पे हुआ करते थे, आप नंबर 7, नंबर 5, नंबर 8 के ऊपर मौजूद हैं। बट आप क्रिकेट आपकी देखी जाती है, क्रिकेट आपके पसंद की जाती है। दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन हैं पाकिस्तान में, दुनिया के बहुत बड़े बॉलर्स हैं पाकिस्तान में, इस वक्त भी टीम के अंदर मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट को हर लिहाज से, और स्पेशली टीम के ऑर्डर को लेके और टीम की रिप्लेसमेंट के हवाले से बड़ा क्लियर होना चाहिए, और सबसे पहले ये खुद कि वो खुद क्लियर हो। हाँ, क्लैरिटी तो हर सूरत हाल में बड़ी इंपॉर्टेंट है। नुमान, वैसे भी ये कह रहे हैं कि इतने हमने रैंकिंग्स में अपने आप को बेहतरीन माजी के अंदर साबित किया है। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारी रैंकिंग्स तो उस तरह से नहीं है, लेकिन इंडिया या इंडियन कैप्टन को लगता है कि अब इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है ही नहीं, हम सिर्फ वन साइडेड खेलते हैं उनके मुताबिक। तो ऐसा ये उनको लगता है, या हमने कहीं उनको चांस दे दिया ऐसा लगने के लिए? देखिए, अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें पोस्ट 2015, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस उनको जो लग रहा है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है कि आप पिछले 15 साल में इंडिया के अगेंस्ट किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट 2015, 19, 23 ये 3 50 ओवर वर्ल्ड कप खेले, आप उनसे मैच नहीं जीत पाए। 16 T20 वर्ल्ड कप खेले, वहां आप उनसे हार गए। फिर आपने एक मैच जो है वो सिर्फ 2021 T20 वर्ल्ड कप का यूएई में उनसे जीता था। 22 में आप मेलबर्न में हार गए, 24 में आप न्यूयॉर्क में हार गए, 23 में आप अहमदाबाद में उनसे हार गए। सो अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो ये एक बड़ी वन साइडेड राइवलरी रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट देखें तो हम अभी भी उनसे 10 मैचेस जो है वो ज्यादा जीते हुए हैं। अब यहां पर भी दो ही चीजें हैं कि आप अगर एक रियलिस्टिक वो है तो आप कहेंगे कि नहीं भाई, जो है वो कोई राइवलरी एग्जिस्ट नहीं करती, इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। बट अगर आप एक नॉर्मल जो है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी क्रिकेट, आप पैट्रियोटिक क्रिकेट फैन है तो आप कहेंगे नहीं राइवलरी तो अभी भी है, हम उनसे 10 ऊपर है। तो कहीं ना कहीं सूर्या कुमार यादव की अगर आप बात को पॉजिटिव उसमें लें, आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, खास तौर पर आप अपने प्लेयर के स्किल सेट को बेहतर करें, तब आप कहीं ना कहीं जाकर उनसे मैच जरूर कर सकते हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर हम उसको पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर के ऊपर लें नवीद, तो समहाउ ये हमारे लिए बेहतर है कि हम अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर लें। लेकिन इंडियंस बड़े शौक से खेलते हैं, उनके जब राइट्स आते हैं तो वो कहते हैं जी इतने मैचेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होंगे, अब तो खेलने का शौक भी है, फिर उस मैच के अंदर एग्रेशन भी दिखाना है, हाथ भी नहीं मिलाना, ये सब करना है, लेकिन उसके बावजूद नवीद राइवलरी नहीं है। ये स्टेटमेंट मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही, ज़रा आप बताएं कि सही है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं ज़रूर इसको एग्री करूंगा। वो ठीक कह रहे हैं, इंडियन कैप्टन ने जो बात करते हैं वो ठीक कह रहे हैं। इसलिए ठीक कह रहे हैं कि
आप उनसे जीत नहीं पाते हैं। 2021 का वर्ल्ड कप में वो मैच बाबर विद रिजवान जो आपने 10 विकेटों से शिकस्त दे दी थी, उसके अलावा क्या है आपके पास? मेरे ख्याल में हमें 30 साल पीछे नहीं कि हमारे 30 साल पहले हमारे अबाव अजदाद ऐसे थे, हमारे बैट्समैन ऐसे थे, हमारे बॉलर्स ऐसे थे, हम आज क्या हैं हमें ये ज़रूर देखना चाहिए। आप उनके साथ जब भी मैच खेलते हैं वो आपको आउट क्लास कर देते हैं, कभी 7 विकेटों से, कभी 8 विकेटों से वो आपको हरा देते हैं। यकीनन वो ये बात ज़रूर सोचेंगे, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि हम उनसे कम कैसे हैं। आप उनका कोई भी बैट्समैन देख लें, कोई बॉलर देख लें, उनकी इतनी बड़ी डोमेस्टिक सीरीज़ होती है, इतने लंबे उन्होंने मैचेस, बड़े मैचेस खेले होते हैं। आप अभिषेक शर्मा को देख लें, आप नीचे आ जाए, जितने लड़के नए उनके 20 वक्त एशिया कप में खेल रहे हैं, आप उनके डोमेस्टिक सर्किट को देख लें। डोमेस्टिक सर्कल में उन्होंने बड़े बड़े रन, बड़े बड़े मैचेस खेले हुए, छोड़ के साहबजादा फरहान, जिस तरह से नुमान बात कर रहे थे, नवाज, साहबजादा फरहान, पाकिस्तान के पास चंद एक प्लेयर्स इस तरह के हैं कि जिन्होंने चंद एक अच्छे मैचेस डोमेस्टिक में खेले हुए, फर्स्ट क्लास के लिस्ट ए के मैचेस हैं जो वो भी आप इंडिया के और पाकिस्तान के कंपैरिजन ज़रा कर लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बड़ा डोमेस्टिक सर्कल खेल के आए हुए इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको। और फिर इंडिया का जो डोमेस्टिक है वो भी एक स्टैंडर्ड का है, जो हमने पिछले शो में बात की थी, हमारी डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड भी नहीं है। हमें डोमेस्टिक में वो पिचेज़ ही नहीं मिलती, हमें वो अंपायरिंग स्टैंडर्ड से नहीं मिलते, हमें डोमेस्टिक में वो आउटफील्ड ही नहीं मिलती, हमें डोमेस्टिक में वो प्रेशर ही नहीं मिलता जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर होता है। जब आपके लड़के डोमेस्टिक में 100 मैचेस भी खेल के आ जाते हैं, तो इंटरनेशनल मैच में जब पहले दिन आ रहे होते हैं उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि किस तरह का प्रेशर होगा, किस तरह की पिच होगी, किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इंडिया आपके साथ खेलता है, वो जीतता है, उसकी वजह ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर उनके पीछे से आ रहे होते हैं, उनके जो बेंच के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो भी आपकी नेशनल टीम में खेलने वाले लोगों से ज़्यादा अच्छे बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि आपने अगर उनसे जीतना है और अगर आप इस बात को नहीं सुनना चाहते कि अब तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, अब तो हम 10-15 मैचेस ऊपर ही हैं इनसे, तो फिर आपको अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर और अपनी मैनेजमेंट के ऊपर यकीनी तौर पे मेहनत करना होगी। हमें अपने पे काम करना चाहिए। और यही बात जो आपने और नुमान ने की कि क्रिटिसिज्म जो है उसको हमने अपनी स्ट्रेंथ बनाकर समहाउ इम्प्रूव करना है, तभी हम क्रिकेट का जवाब क्रिकेट से ही दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच नुमान और नवीद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें टाइम दिया। नुमान चौधरी और नवीद गुलजार खोकर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी। अब पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ मैच होगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी, और देखते हैं क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, ज़रा किचन का रुख करेंगे जहाँ पे शेफ़ सारा अकमल ने हमारे लिए कुछ बना लिया, ज़बरदस्त था, उसकी प्रेजेंटेशन भी हो गई है। सारा, हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। यस। सॉस कैसे बनाई आपने? अच्छा, चिकन चिली ड्राई में जो मेन है ना जो सॉस, वो है चिली सॉस। ठीक है। और चिली सॉस के लिए हम ऐसा करते हैं कि ये जो रेड गोल्ड, जिसे आप बटन भी कहते हैं, रेड बटन मिर्च बिल्कुल तो कहलाती है, जिसे लोग नजरें भी उतारते हैं। हाँ, नजरें भी उतारते हैं, बिल्कुल। उनको लेके ना हमने सिरके में सोक करना होता है ओवरनाइट। अच्छा जी, ओके। फिर नेक्स्ट डे हम सुबह उसको फ्राई पैन पे पानी 1 कप डाल के उसे पकाते हैं, ठीक है, जब तक पानी ड्राई ना हो जाए। मेन सॉस ये होती है। और फिर उसको हम पेस्ट बना लेते हैं। फिर चाहे आप उसमें जिंजर, गार्लिक, सॉल्ट जो भी डालना है डाल के वो हम उसे सेव कर लेते हैं। ओके। और ये 2 to 3 मंथ सेफ रहती है। जब जब आप चाइनीज बनाए 1 टेबलस्पून निकाला सॉस हम तो रेडीमेड लेने के आदी है ना, चिली सॉस पकड़ी और डाल दी। ये घर में आप इसकी आसान रेसिपी मैं ये घर पे बना के रखती हूँ, ये बेहतरीन। आज मेन जो हमारा चिकन चिली ड्राई बना है ना, उसमें यही मेन सॉस डाली है। फिर इसके अलावा हम इसमें सोया सॉस, ऑस्टर सॉस, ब्राउन शुगर, चिकन पाउडर और स्पेशली जिंजर एंड ग्रीन चिलीज। हाँ, क्योंकि स्पाइसी होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा। और जो राइस है इसमें भी हमने इसी तरह किया है कि राइस को सबसे पहले बॉइलिंग करेंगे, फिर गार्लिक में सौते करेंगे, देन कैप्सिकम, कैरेट, स्प्रिंग अनियन जो भी आपके पास अवेलेबल हो, स्मॉल डाइस कट करके उसे जस्ट लाइक स्टर फ्राई करेंगे। फिर राइस डाल के उसमें भी हल्का सा सोया सॉस, चिकन पाउडर एंड लास्ट में चिली सॉस। बेहतरीन। और ये रेडी हो गया चिकन चिली ड्राई। हमारे शक्ल दिखाएं जी, बड़ा खुश शक्ल खाना है ये, बेहतरीन। हमारे कैमरामैन ने फ्रेम भी ऐसा बनाया कि सुबह सुबह आपका दिल करे कि आप इसको चले। थैंक यू वेरी मच सारा, बहुत शुक्रिया। आपकी हेल्पर इरम का भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं दोनों जनाब। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। सारा के खाने के टेस्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम बाद में खाते हैं तो हमें पता होता है। तो सारा बहुत अच्छे खाने बनाती हैं और रेसिपीज बड़ी अच्छी बता देती हैं। आगे बढ़ते हैं जी। आज हम अब मेंटल हेल्थ के हवाले से और उसकी
अहमियत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आजकल के दौर में हम पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया अवेयरनेस होना। जहाँ पे हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, उसके बरक्स जो आपकी मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनके हवाले से आपको अवेयरनेस होना और उनका अगर कोई इशू है तो उसका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे वक्त में जब हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं या मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, बहरानों से गुजर रहे हैं, वहाँ पे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ परीसा फ़हीम मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ और आर्ट थेरेपी उसके फ़रोग की जो कह लें एक कैंपेन चला रही हैं। वो मेंटल वर्कआउट विद पी की बानी भी हैं और ख़वातीन और यंगस्टर्स को मुख्तलिफ जो मुश्किलात हैं या चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने में हेल्प कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच परीसा, बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया। हम हर वक्त ये टर्म यूज़ कर रहे होते हैं मेंटल हेल्थ, ज़रा हमें एक्सप्लेन तो करेंगे है क्या, इसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? हम लोग आई स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि अपनी सेहत का ख्याल रखना हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुखार हो गया है, चलो हम लोग पैराडोल ले लेते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, एंटीबायोटिक ले लेते हैं। बट अगर हम लोग स्ट्रेस में हैं, अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कोई प्रॉब्लम है या किसी भी किस्म का माइनर स्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैफिक में भी फंस गए और आपको ऑफिस, स्कूल या किसी भी इम्पोर्टेंट जगह पहुंचने के लिए देर हो गई है एंड आपने उस वक्त भी स्ट्रेस ले लिया है, तो उसने भी आपको मेंटली अफेक्ट किया है। मगर क्योंकि हम लोगों के लिए और चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, हम फॉर एग्जांपल वी रीच टू स्कूल, हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं कि हम रियलाइज़ नहीं करते कि इसने हमारी वेलनेस, हमारी मेंटल वेलनेस को कितना अफेक्ट किया है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो हमारे बॉडी में बहुत चेंजेस, इन्फ्लेमेशन होने लगती है या फिर मूड स्विंग्स होने लगते हैं या इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इस सब को काउंटर करने के लिए, इस सब से बचने के लिए हम वी टॉक अबाउट मेंटल वेलनेस, वी टॉक अबाउट कि ये कितना ज़रूरी है कि हम अपने आप को पीस दें, ये कितना ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, अपने दिमागी सुकून का ख्याल रखें। तो अगर मैं वर्ड्स में आपको समझाऊं तो मेंटल वेलनेस का मतलब है टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग का, अपने आप का ख्याल रखना, सांस लेना। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा परीसा, में ये भी बताएं कि आपने फ्लड पर इमोशनली रिजिलियंट रहने के हवाले से सजेस्ट किया था। ये इमोशनली रिजिलियंट होने का मतलब क्या होता है और आजकल की सूरत हाल के अगर पेश नज़र हम देखें तो आपको क्यों ज़रूरी लगा जो आपने सजेस्ट किया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब होता ये है कि अमूमन जब फ्लड की बात आती है तो हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाएगी, जो कि वो भी रही थी। हम बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन खराब है, डैम्प नहीं है हमारे पास, लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन। कोई भी ये नहीं देख रहा था कि उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हुआ एक इंसान के ऊपर। दोबारा जब भी बारिश होगी, फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम कराची में फ्लड्स आए, एक पूरे दिन के लिए बच्चे थे वो वैन्स में स्टक थे, वो घर नहीं पहुंच पा रहे थे, वैन ड्राइवर का फ़ोन नहीं लग रहा था क्योंकि बैटरी डेड हो गई थी। जो लोग 19th को निकले थे वो 20th को घर पहुंच रहे थे, लिटरली एक पूरे दिन का गैप आ गया था। मदर्स कुड नॉट रीच, वो अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रही थी, दे कुड नॉट रीच आउट टू देम। जब बारिश दोबारा होगी, ये एक ट्रिगर बन गया है उनके लिए। उनको खौफ आएगा बच्चों को स्कूल भेजने से, हर किसी को खौफ आएगा बाहर निकलने से, क्या कहीं हम फिर वहाँ दोबारा फंस ना जाए। मगर हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ मूव्स ऑन, हमें सब करना पड़ेगा। हियर कम्स इमोशनल रिजिलियंस, हमें इमोशनली रिजिलियंट होना पड़ेगा, इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि हम अपने आप के ऊपर काम कर सकें। हम अपने इस जितना हमने अफेक्ट लिया है इन फ्लड से, हम उसको रिड्यूस कर सकें। इधर आई टॉक अबाउट थेरेपीज दैट आर इम्पॉर्टेंट। आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई ऑलवेज टॉक अबाउट नॉन क्लिनिकल थेरेपी, जो कि हर घर में अवेलेबल हुआ इंसान के पास। हम कहेंगे आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, मैं कहती हूँ आप आर्ट थेरेपी करो, आप मंडेला आर्ट करो, कलर पेंसिल्स उठाओ। लोग कहें इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपने जितना भी आपकी बॉडी में जितना वो ट्रॉमा स्टोर किया है, आपने जितना वो ट्रॉमा स्टोर किया है, जब दोबारा बारिश होगी आपकी बॉडी फिर उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। और उससे बचने के लिए आपको रिजिलियंट होना पड़ेगा और आपको इन थेरेपीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। एंड
दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस। पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जिनकी वजह से वी नीड इमोशनल रेजिलियंस। हम शायद वक्त के साथ हमारी आवाम हो भी गई है काफ़ी सारी चीज़ों के, हम इतने आदी हो गए, लेकिन हमने अपने आप को हील नहीं किया अभी तक। आप रेजिलियंट हो जाओ और आप हील भी ना करो तो जब जब वो चीज़ वापस से होगी आप उससे अफेक्ट होगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हील योरसेल्फ। अपना जैसे आपने कहा मेंटल वेलनेस, अपना वेलनेस का ख्याल रखो, अपने आप को हील करो। एंड ये जो मेथडोलॉजीज हैं, ये जो थेरेपीज हैं जो आपको एक्सेसिबल है अब, दैट इज ऑल दैट आई वांट कि लोगों को ये थेरेपी इतनी एक्सेसिबल हो कि वो अपने घर बैठे अपने आप पर काम कर सकें। यानी आपने थेरेपीज़ का जिक्र किया, आर्ट थेरेपी, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? और सेकेंडली, क्या आर्ट थेरेपी के लिए अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए एक आर्टिस्ट होना ज़रूरी है? I myself, I'm an artist and I come from a place of grief myself. मैं एक बहुत ही traumatized situation में थी अपनी लाइफ में, एंड मैंने उस वक्त इस बात को रियलाइज किया कि आपको सबसे ज़्यादा मदद आप अपनी खुद कर सकते हो। बहुत से लोग हैं, जब मैं लोगों के साथ काम करती हूँ, जब मैं NGOs जाती हूँ, मुझे रियलाइज़ होता है कि जिनके लिए थेरेपीज पे जाना मतलब पॉसिबल नहीं है, उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर क्लिनिकल थेरेपीज लेना इम्पोर्टेंट है, मैं उसकी इम्पोर्टेंस को कभी भी कम वो नहीं बोलती, कम नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो नहीं पाता। सो आर्ट थेरेपी इज समथिंग जो हर कोई कर सकता है। आपने इधर बात की कि मैं सीधी लाइन भी नहीं खींच सकता, ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइन खींचनी आती हो। आपका आर्टिस्ट होना इसके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी भी आर्ट थेरेपी, द हीलिंग पैलेट, द ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ बिलोंगिंग, कलर्स ऑफ काम, मेरी हर वर्कशॉप दैट आई ब्रिंग फॉर पीपल, इसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको आर्टिस्ट नहीं होना, आपको बस यू हैव टू बी विद योरसेल्फ। आप कुछ भी ड्रॉ करो, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, आप स्कल्पचर बनाओ, आप सिर्फ एग्जैक्टली लाइनें खींच दो, एनीथिंग जो आपके अंदर से खासियत हो, आपके अंदर से आपके ट्रॉमा को बाहर निकाले और आप यू फील लाइट, दैट इज इम्पोर्टेंट। आर्ट इज समथिंग जो बहुत ईजीली एक्सेसिबल है कम्युनिटीज़ में। आर्ट इज समथिंग जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये बहुत ही वास्ट है, इसको हम कभी भी छोटा नहीं कर सकते कि हम कहेंगे एक बहुत ही प्रिटी पिक्चर के कोई बनाए तो सिर्फ वही आर्ट थेरेपी, बल्कि आर्ट थेरेपी तो वो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो फिर एक प्रॉपर, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। हम जो करते हैं, हम बैठते हैं, हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं, हम अपने ट्रॉमास को बाहर निकालते हैं, हम हील होने की कोशिश करते हैं। एंड वी पिक अप अ पेंसिल, क्योंकि बहुत लोगों के लिए लिखना मुश्किल है, बहुत लोगों के लिए बोलना मुश्किल है, अपने ट्रॉमास को, अपनी मुश्किलात को बयान करना मुश्किल है, लेकिन शायद पेपर के थ्रू, कलर के थ्रू, स्कल्पचर के थ्रू या किसी भी आर्ट फॉर्म के थ्रू आपको वो जरिया मिल जाए जिससे आप अपने आप को हील कर सकें। एंड इट इज़ वर्किंग आउट ऑल्सो माशाल्लाह। लोग एक्चुअली पीपल एंड अप क्राइंग के यार मतलब हमें इतना अच्छा फील हो रहा है ये करने के बाद, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में नहीं करते। तो मैं पूछती हूँ कितने लोग हैं जिन्होंने बचपन के बाद कलर पेंसिल्स को उठाया भी होगा, वापस कलरिंग की भी होगी। हम नहीं करते क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी बिजी है, हमें पढ़ना है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, शादी, बच्चे, सब में हम बिजी हो जाते हैं। हमारे अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। और ये आर्ट थेरेपी हमें अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, भले दिन में 5 मिनट इंसान करे, 2 मिनट करे, बट दिस हीलिंग पैलेट ये आपको हेल्प करता है जस्ट टू बी विद योरसेल्फ अगेन। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा परीसा, आपने इंटरजेनरेशनल ट्रॉमास पे भी काफ़ी काम किया है। क्या वजह है हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, और इस पर बात करना, अवेयरनेस देना कितना ज़रूरी है? इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा जैसे आपने बात की, सबसे पहले मैं आपको बताऊं बहुत छोटी सी चीज़ जो मैं कहती हूँ कि अगर मुझे अपने आप को आज हील करना है तो मुझे अपने बचपन के वर्जन को जाके हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं उस ट्रॉमा से गुजरी, उस वक्त जो मैं थी, जिस वक्त हम छोटे होते हैं हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन क्योंकि हम हील नहीं हुए होते, क्योंकि वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्टोर्ड होता है, वी ग्रो अप, हम बड़े हो जाते हैं। अब जैसे मैं आपको रीन की एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी बंदा इन फ्लड से कोई बहुत अफेक्ट हुआ, किसी ने ट्रॉमा ले लिया, वो हील ही नहीं हुआ, तो वो बंदा उसके 10 साल 20 साल बाद उसके कहीं फिर से फ्लड आया, उसका बेटा बाहर हो, वो एकदम बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बाहर नहीं जाना, एकदम स्टार्ट स्क्रीमिंग।
बच्चा कहेगा पता नहीं अचानक से अब्बा को मेरे क्या हो गया है, अचानक से क्यों इतना चीख रहे हैं। वो जो 20 साल पुराना ट्रॉमा था जो बॉडी में स्टोर था, जिन इंटरजनरेशनल ट्रॉमा आई एम टॉकिंग अबाउट, वो अपनी जनरेशन से अपने बच्चे में ट्रांसफर कर देगा। एकदम बच्चा परेशान हो जाएगा। उसने शायद वो फ्लड का ट्रॉमा ना ले, वो इस रिएक्शन का ले कि चलो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। जो फैमिलीज होती हैं, डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं, एम्प्टी शेल मैरिजेस होती हैं, जब बच्चे ये देख के बड़े होते हैं वो उन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड दिस हैपन्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कि आप खुद हील नहीं हुए हो, आपने अपना बैगेज उठाया, अपनी औलाद को दे दिया, आपकी औलाद ने उसका बैगेज उठाया, वो किसी और को दे दिया। नाउ यू टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी इससे कैसे अफेक्ट होती है। दिस ऑल्सो अप्लाइज इन द वर्क कल्चर। दिस इज, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं मतलब कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रहे। जो माशाल्लाह कॉर्पोरेट सेक्टर्स इन पाकिस्तान नाउ आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, और वो काफ़ी इस पे काम कर भी रहे हैं। जब आप ट्रॉमाटाइज्ड हैं, जब आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मेंटल हेल्थ का मतलब है आप एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आप किसी भी माइनर चीज़ की वजह से अफेक्टेड है, इट विल शो इन योर वर्क। आप काम भी सही से नहीं कर पाएंगे। आपको आपके परदादा को नहीं पता होगा कि यू नो प्रोबेबली 30-40 साल बाद आपके कि उसके पोता या पोती को ऑफिस में भी मसला हो रहा होगा, उसकी पूरे मुल्क की इकोनॉमी स्टक हो गई होगी उसके एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की वजह से जो उसने ट्रांसफर किया। मगर ये होता है बिकॉज हमारी बॉडीज तो वो ट्रॉमा स्टोर कर रही है ना। हम काम पे फोकस नहीं कर पाते, काम सही नहीं हो रहा, इकोनॉमीज आर नॉट प्रोग्रेसिंग जैसे कि उन्हें करना चाहिए। हमें रीजन समझ में नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि वी आर नॉट मेंटली एक्टिव, वी आर नॉट मेंटली प्रेजेंट। हम वहाँ मौजूद ही नहीं है। कोई भी छोटी सी चीज़ होगी हम ट्रिगर हो जाएंगे। लोग पीपल, आप ऑफिस में जाकर देखें, लोग बहुत जल्दी एजिटेट हो जाते हैं, घर के मसले होते हैं, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी फील नहीं हो रही होती, किस तरह से वो बिहेव करें उनको नहीं पता होता। एंड ये एकदम से नहीं होता, ये बहुत सालों की चीज़ें हैं जो बिल्डअप है और आप कॉन्शियसली कर भी नहीं रहे हो, सब कॉन्शियसली हो रहा है आपसे। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आखिर में परीसा, जो घर पर मौजूद हैं ख़वातीन और मर्द, उनका कोई दोस्त नहीं है, बहुत सारे लोग आइसोलेटेड होते हैं, वो इतने सोशली एक्टिव नहीं होते, आप क्या कहेंगी कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं? आप अगर अकेले हैं, आपके पास टाइम है तो आप मेडिटेट करें। ये टेक्निक्स आप सही कह रहे हैं कि बहुत से लोग दूर बैठे हैं एंड उनके पास बहुत सी एक्सेसिबिलिटी नहीं है चीज़ों की, एंड यही एक मसला है जो मैं शायद कोशिश कर रही हूँ कि मैं हल कर पाऊँ, कि उन कम्युनिटीज़ तक पहुँच पाऊँ, उनको भी ये बात, एक क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से होगा ना, एक से दूसरे बंदे को, दूसरे से तीसरे बंदे को, लोगों को पता चले कि आपको बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं है थेरेपी के लिए। आपके पास एक कागज़ और एक पेंसिल है, आप तो भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, फ़ोन तो आजकल सबके पास है, लेकिन आपको फ़ोन पे क्या देखना है इस बात का भी आपको इल्म होना चाहिए। द रीज़न मैं इस बारे में बात करती हूँ, द रीज़न आई वॉन्टेड टू स्प्रेड इट टू दिस लेवल इज कि शायद कोई बंदा इसको देखकर एक दफ़ा कोशिश करे और 5 मिनट दिन में अपने लिए निकाल ले। कोई भी ऐसी चीज़ जो जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आप रिलैक्स फील करते हो, वो आप दिन में 5 या 10 मिनट के लिए अपने लिए करो। अपने आप को वो 10 मिनट कॉन्शियसली दो, कॉन्शियसली ब्रीथ करो। मैं ये भी एक बहुत कॉमन फिनोमिनन है कि हम लोग हर चीज़ करते करते सांस ले रहे होते हैं। लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ साथ हम सांस भी ले रहे हैं, ऐसे नहीं, कॉन्शियसली सोच कर ये वक्त स्पेसिफिकली मैं सिर्फ अपनी सांस, अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करूंगा, दैट इज इट करूंगी। आप उस इंटेंशन के साथ वो टाइम अपने आप को दें। आप ये नहीं करना चाहते, आपको इसकी भी अवेयरनेस नहीं है, हर कोई भी वो चीज़ करें जिससे आपको खुशी मिलती है, लेकिन कॉन्शियसली अपने आप को कह करके ही मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूँ। 21 डेज तक आप करें, आप प्रैक्टिस को एक हैबिट बिल्ड करें एंड यू विल सी चेंज, आपके बॉडी में चेंज आएगी। आपको पता है साइकोलॉजी में देयर स्टडीज जो कहती हैं कि अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें तो आपके ब्रेन में बाकायदा चेंजेस होती हैं।
इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच परीसा, बहुत अच्छा लगा, इतनी डिटेल गुफ्तगू की आपने। परीसा फ़हीम हमारे साथ मौजूद थी जी। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल मेरी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। जापानीज़ जो काउंसिल जर्नल है उनके तहत कराची के और सूबा सिंध में जो जापानी फ़िल्म फेस्टिवल है उसका इनेकाद किया गया, जिसमें काउंसिल जर्नल जापान ने भी शिरकत की और ऑडिटोरियम में तलबा के साथ फ़िल्म भी देखी। और इस फेस्टिवल का पर्पज़ ये था कि जो जापानी कल्चर है और पाकिस्तानी कल्चर है एक दूसरे से उनको जो कह लें हम आहंग कराया जाए। और इस फेस्टिवल के हवाले से और कराची में ये जो फिल्म फेस्टिवल हुआ इसके हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुजम्मिल फ़िरोज़ी बता रहे हैं। जी मुजम्मिल। वेरी गुड मॉर्निंग अर्मला। आज हम आप पहुँचे हैं एनईडी यूनिवर्सिटी और एनईडी यूनिवर्सिटी में जो है जापानीज़ फिल्म फेस्टिवल जारी है। ये फेस्टिवल जो है सिंध भर में जारी है, जामशोर यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है और एनईडी यूनिवर्सिटी में भी इसकी स्क्रीनिंग जारी है। आज जो फिल्म पेश की गई है उसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौंसल जनरल खौतरी मासूरो। सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से दैट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान दैट यू आर स्क्रीनिंग मूवी इन पाकिस्तान? First of all, I'd like to express my thank you to the all audience who come here today, and I hope every audience enjoyed this film and get to know the Japanese culture and in the event and Japan itself. But not only the cultural exchange, but we are hoping it inspires the further relation between economy and in the other field. वेरी मच। हमारे साथ एनईडी की रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद है। मैडम, क्या कहेंगे? देखिए, जब आप ज़बानें सिखाते हैं और हमारे यहाँ एनईडी में फ़ॉरेन लैंग्वेजेस प्रोग्राम है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट में 7 मुख्तलिफ़ ज़बानें ऑफ़र कर रहे हैं। जापानीज़ हमने पिछले साल जापान कौंसलेट के ताउन से और पाकिस्तान जापान इंटेलेक्ट फोरम के ताउन से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है और हम तकरीबन 1.5 साल में बहुत सारे इवेंट्स कर चुके हैं। ये आज का इवेंट भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जहां हम लैंग्वेज को, कल्चर, सिनेमा, थिएटर, किताबें, आज बुक रीडिंग कॉर्नर, जापानीज़ बुक रीडिंग कॉर्नर का इफ्तिताह हुआ है। आज ही अर्मला, आपने सुना कि यहाँ पर जो फिल्म स्क्रीनिंग जारी है इसमें स्टूडेंट्स ने भरपूर मज़ा एंजॉय किया है। अभी हमने आपको सुनवाया कि कौंसल जर्नल और जो एनईडी के इंतज़ामिया है उनका कहना था। अब हम चलते हैं कोई स्टूडेंट के पास, उन्होंने ये मूवी देखी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस मूवी को कितना एंजॉय किया है। इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि जो सीजे हैं वो क्या कह रहे हैं। अब कुछ तलबा मौजूद है जिन्होंने मूवी देखी है। फिल्म फेस्टिवल में आपने आज देखा मूवी, क्या कहते हैं कि इस तरह के फेस्टिवल से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि बिकॉज़ मूवी का कॉन्सेप्ट वाज बेसिकली एआई वर्सेस ह्यूमन, और फ़ायदा ये है बिकॉज़ एआई हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा एज लाइक एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट लाइक पर्सन स्टडीइंग इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हम वेर सराउंडेड बाय एआई और देयर इज़ नो डाउट कि एआई कम्पेटिटिव है ह्यूमन स्किल्स पर, बट एज वी सीन इन द मूवी कॉग्निटिव स्किल्स हमेशा एआई के मुकाबले पे आ जाएंगी, इवन इफ़ वी यूज़ बाय इम्परफेक्ट मीन्स एंड ट्रिक्स, बट स्टिल एआई कैन बी डिफीटेड। अच्छा, आप बताइएगा कि क्या समझते हैं आप लोग इस तरह से, आज आप लोगों ने टाइम गुजारा, 2 घंटे की मूवी देखी, लेसन क्या था आपके लिए? इसमें बेसिकली यही सिखाया गया है कि एआई वैसे तो बहुत एडवांस हो चुका है और जितना भी एडवांस हो जाए स्टिल ह्यूमन से बेटर नहीं हो सकता है। आपका जो अपना ह्यूमंस का जो ब्रेन है वो एआई का मुकाबला नहीं कर सकता है, तो इसमें यही लेसन है मेन। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की मूवीज़ आपने जो टाइम गुजारा, तो जापानीज़ फिल्म फेस्टिवल था, तो जापान के कल्चर के बारे में भी कुछ जानने का मौका मिला होगा? जी जी बिल्कुल। मुझे खास सबसे अच्छी बात ये लगी जब वो बो करते थे और गुजारिश बोलते थे, बो करते थे, तो उसके अलावा उनके कल्चर बैकग्राउंड अच्छा है और ये बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी गेम्स तो हमें पता होगी कि जापानीज़ चेस प्लेयर ये हो गया, बस यही बोलना चाहूँगा। आप बताइएगा कि क्या समझती हैं कि जब आप इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं तो इस तरह की मूवीज़ से दूसरे 2 ममालिक जो हैं जापान और पाकिस्तान, इनके रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और जापान का रिलेशनशिप इसी की वजह से और ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से ही मजबूत हो रहा है, और हमारे डिपार्टमेंट, इंग्लिश लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट, ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज़ कराती रहती है और मैं इसकी शरीक भी हूँ और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जज़ाक।
अच्छा, आप बताइएगा कि आज का कैसा रहा, 2 घंटे आपने गुजारे मूवी देखते हुए, कैसा रहा भाई? तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारा, मतलब कि हमें जापान के बारे में पता चला, जापान का कल्चर, और मतलब इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, मतलब कि मतलब यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से, तो एक्सप्लोर करने को मिलता है। शुक्रिया। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो तलबा तलबात हैं जो मूवी देखी उन्होंने जापानीज़ फिल्म फेस्टिवल की, उसके बाद उनका यही कहना है कि इस तरह के जो इवेंट होते हैं उससे दोनों ममालिक के जो कल्चर हैं, जापान के जो कल्चर उनको देखने का मौका मिला, उनकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से सीखी, और जो इस तरह की मूवीज़ से उनकी नॉलेज में भी इजाफा होता है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हसन खालिद। नाजरीन, मुसव्वरी, अदब, मौसीकी और मुजस्मा साजी ये वो मौज़ूआत हैं जिनका अहवाल अगर पेश किया जाए तो ये फ़नून लतीफ़ा कहलाता है। और इस तमाम तर चीज़ों को देखते हुए इसके पेश नज़र लाहौर के इलाके जेल रोड पर जो है वो ZQ गैलरी के नाम से एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है। एक नया इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जो फ़नकार हैं, जो फ़न के दिलदादा अफराद हैं, वो ना सिर्फ यहाँ पर अपने फ़न का मुज़ाहिरा कर सकेंगे, अपने जो फ़न पारे हैं उनकी नुमाइश कर सकेंगे, इसके साथ साथ उनको नौजवान नस्ल को ख़ास करके एक नई गैलरी का एडप हुआ है और यहाँ पर वो आकर ना सिर्फ अपने काम को जो है वो हाईलाइट कर सकेंगे, बल्कि जो ऐसे अफराद जो कि आर्टिस्ट हैं और फ़न पारे और अपनी मुसव्वरी अदब से रिलेटेड जो उनका काम है उसको वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उस हवाले से ये इंस्टीट्यूट कायम किया गया है ZQ आर्ट गैलरी के नाम से। यहाँ पर आज इसकी इनागरल सेरेमनी थी, इसका इफ्तिताह बाकायदा तौर पर कर दिया गया है, जिसमें फ़न के दिलदादा अफराद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। द शेप ऑफ सीइंग के उन्वान से जो है वो आज की तकरीब रखी गई है। इस तकरीब में क्या कुछ हुआ है और इस इंस्टीट्यूट को बनाने का मकसद क्या है ये भी हम जानेंगे, और यहाँ के जो हेड हैं जो इस तमाम तर गैलरी को मैनेज कर रहे हैं अमार अज़ीज़, उनसे भी बात करेंगे, और यहाँ पर जो लोग शरीक हैं फ़न से मोहब्बत करने वाले अफराद उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी मज़ीद जानेंगे। आइए आपको इस तकरीब का अहवाल भी बताते हैं और इस इंस्टीट्यूट की जो इफ्तिताई तकरीब हुई है उस हवाले से भी आपसे डिस्कस करते हैं। जी हाँ, ZQ गैलरी के मैं अब इस पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर फ़नकारों के बेहतरीन फ़नपारों को जो है वो नुमाइश के लिए रखा गया है। आज इनागरल सेरेमनी थी, इसका इफ्तिताह हुआ और इफ्तिताही के मौका पर ही मुख्तलिफ़ फ़नकारों ने यहाँ पर जो है वो अपने फ़नपारों की ख़ुसूसी तौर पर नुमाइश भी की है। यहाँ पर शायकीन और फ़न के जो दिलदादा अफराद हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि इन फ़नपारों को देखकर जो है वो आर्टिस्टों के काम को सराह रहे हैं। लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि आज इस इफ्तिताई तकरीब में आकर उनको कैसा लग रहा है और उनका इस हवाले से क्या कहना है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। क्या कहेंगे, आज एक आर्ट की दुनिया में, आर्ट गैलरी की दुनिया में एक नया इजाफा हुआ है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? आई थिंक इट्स अ ग्रेट एडिशन लाहौर के आर्ट सीन के अंदर, बिकॉज मुझे लगता है जितनी गैलरीज हो वो कम है, और बहुत एक मुनफरिद सी जगह है, बिकॉज़ ये शहर के हसल बसल के दरमियान में है, क्योंकि पुराने लाहौर वाली साइड पे, और यहाँ पर पहले एक दो गैलरीज थी सनाई रंग के नाम से थी, जो बहुत ज़्यादा कॉमन जगह थी हम सब के लिए। तो उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत मज़ेदार जगह पर है, क्योंकि शहर की हसल बसल है इसके साथ, और ये एक डिफरेंट तरह की ऑडियंस को शायद खींचेगी, तो उससे तरह से बहुत अच्छी है। समझते हैं कि यूथ जो नौजवान नस्ल है हमारी, जो आर्ट्स के दिलदादा हैं, आर्ट से लोग मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने काम को यहाँ पर आकर पेश कर सकें। डेफिनेटली, बिल्कुल। एक तो ये कि सेफ़ स्पेसेस का होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि इस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई हुई है क्योंकि इट्स आल्सो डिज़ाइन बाय एन आर्किटेक्ट, तो मुझे लगता है कि इट्स अ मेज़ ऑन इट्स ओन, तो अच्छी जगह है मतलब काम दिखाने के लिए। और ये कि वही जैसा मैंने आपको कहा कि एक खामोश जगह है रश के दरमियान में, तो वो एक अमेजिंग बात है इस जगह की। आज यहाँ पर कुछ फ़नपारे भी रखे गए नुमाइश के लिए, देखें आपने, कैसे लगे हैं आपको? जी बहुत बहुत अमेजिंग काम है, बहुत अमेजिंग काम है।
कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनकी भी राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं मैम? क्या कहेंगी, आर्ट की दुनिया में आज गैलरीज की दुनिया में एक नया इजाफा हुआ है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा, वैसे मैं इसका पार्ट भी हूँ एज एन आर्टिस्ट, तो आई थिंक जो मशरूम ग्रोथ ऑफ गैलरीज है लाहौर में, आई थिंक लाहौर को बहुत ज़रूरत है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि इतने इंस्टीट्यूशंस हैं और इतने आर्टिस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर हर तरह के एक जॉनरास के लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि एक ऐसी गैलरी जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेसेस हैं वो बनाई गई हैं और वो जिसमें हम आर्टिस्ट के काम को मुख्तलिफ़ तरह से लाइक डिस्प्ले कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, आपने अपने फन पारे भी नुमाइश के लिए रखे हैं, क्या स्पेशलिटी है आपके काम के अंदर, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बेसिकली मेरा जो काम है वो आप उससे कह लें कि सुरियलिस्टिक है, जिसमें मैंने कुछ सिंबल्स को इस्तेमाल किया है और मगर अपने जो मेरी अपनी बेसिक स्किल्स थी उनको यूज़ किया है, लाइक बहुत रियलिस्टिक हैं मगर उसमें कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है, मैसेज है जिसको मैंने कन्वे करने की कोशिश की है। मैंने चूँकि शेक्सपियर को बहुत पढ़ा और उसके कुछ पोइम्स उसके ऊपर जो लिखी गई उसके हवाले से मैंने अपने काम में स्वान के साथ उसको एज सिंबल लिया। तो आप समझते हैं कि करंट सिनेरियो में जो हसल बसल है, लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, तो इस दौरान आर्ट कितना ज़रूरी है लोगों को जो है वो हकीकत के करीब करने के लिए? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी हसल बसल बढ़ रही है ना, उतना ही ज़्यादा आर्ट का फोकस भी बढ़ रहा है। अब एक अवेयरनेस आ गई है थ्रू सोशल मीडिया, उसका बाहर भी ज़्यादा हो गया और मुझे ऐसे लगता है कि उसमें एक जो कामनेस लेकर आता है ना आर्ट, टू व्यू समथिंग इज़ कामनेस, तो वो एक बहुत अच्छा एलिमेंट है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर जो फ़नकार हैं, आर्टिस्ट हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हमने बात की और आज की इस नुमाइश के हवाले से भी जाना। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस आर्ट गैलरी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? क्या कहेंगे, वैसे लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा बेशुमार आर्ट गैलरीज़ हैं, लेकिन चूँकि फ़नकार भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, आर्टिस्ट भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो नया इजाफा हुआ है इसके हवाले से? जी, मुझे तो आज मैं पहली बार आया हूँ और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसकी स्पेसेस बहुत अच्छी हैं और वेरी प्रेजेंटेबल, और दूसरी बात ये कि बिल्कुल जैसे आपने कहा कि अब आर्टिस्ट माशाल्लाह इतने ज़्यादा हैं और स्पेसेस कम पड़ती जा रही हैं, तो ऐसे में इसका होना आई थिंक इट विल बी वेरी वैल्यूएबल और बहुत उन लोगों को ये इनकरेज करेगा उनके काम के लिए भी, और इट्स गुड स्पेस फॉर फ्यूचर। आज कुछ आर्टिस्टों ने अपने फ़न का मुजाहरा भी किया हुआ है, कैसा लग रहा है आपको काम? जी, इसमें जो भी नाम इस वक्त अगर मैं सब ना ले पाऊँ, लेकिन आई नो कि वो सब उस कैलिबर के लोग हैं जो कि इंटरनेशनली भी वेल रिनाउंड हैं और उनका काम भी बहुत अप्रिशिएट हुआ और दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग इन प्रैक्टिस हैं और उनका काम जो है कहीं ना कहीं आपको डिस्प्ले पे नज़र आता है। तो ये यहाँ पे जो सिलेक्शन उनकी हुई है वो काम रियली इट्स गुड। बहुत शुक्रिया आपका। बेहतरीन इजाफा है गैलरी आर्ट की दुनिया में। कुछ और भी लोग हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है यहाँ के एक नया एडिशन हुआ है गैलरीज़ की दुनिया में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी इनिशिएटिव और बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे जो काम है वो भी बहुत अच्छा डिस्प्ले हुआ है। इट्स अ वेरी गुड नाइसली क्यूरेटेड वर्क एंड अ गैलरी। यस, आप समझते हैं कि जो हमारे यंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए ये गैलरी कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है अपने काम को लेकर, अपने काम को डिस्प्ले करने के? ऑब्वियसली जितना आर्टिस्ट बढ़ रहे हैं तो वी ऑल्सो नीड मोर गैलरीज अराउंड, तो जितनी ज़्यादा गैलरीज होंगी उतने ज़्यादा आई थिंक प्लेटफॉर्म होगा फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर न्यू आर्टिस्ट टू एग्जिबिट देयर वर्क। सो यस, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो फ़न के दिलदादा अफराद हैं उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी है। लोगों का यही कहना है कि एक बेहतरीन एडिशन है आर्ट गैलरीज़ की दुनिया के अंदर, क्योंकि बहुत वक्त की ज़रूरत भी थी, क्योंकि आर्टिस्ट जो हैं वो वक्त के साथ साथ प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, लोग जो हैं वो फ़न की तरफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा माइल भी हो रहे हैं, और इसलिए इस तरह की जो गैलरीज़ हैं उनमें उनका इजाफ़ा होना ना सिर्फ नौजवान नस्ल के लिए एक बेहतरीन इजाफ़ा है, बल्कि जो करंट आर्टिस्ट हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में अपने काम को लेकर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन जगह है। लाहौर के बीचों बीच वाक़या एक बेहतरीन आर्ट गैलरी का ये इजाफ़ा हुआ है।
अब हम इस आर्ट गैलरी के जो क्यूरेटर हैं अमार अज़ीज़, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनको ये आइडिया कैसे आया, किस तरह से वो इस आर्ट गैलरी को बनाने की तरफ आए और मुस्तकबिल में उनकी क्या प्लानिंग है। आइए उनसे भी बात करते हैं। आज यहाँ अमार अज़ीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्यूरेटर भी हैं ZQ आर्ट गैलरी के और फिल्म मेकर हैं, मारूफ आर्टिस्ट भी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस गैलरी की इनॉग्रल सेरेमनी जो हुई है उसके पीछे क्या आइडिया था और यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आर्टिस्ट को मिलने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम अमार साहब, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो मुबारक हो आपको कि एक नई आर्ट की दुनिया में गैलरी का इजाफा हुआ है, एडिशन हुआ है। क्या आइडिया था इसके पीछे आपका और इस गैलरी से मुतालिक बताइए। बहुत शुक्रिया। ज़ीनत कुरैशी गैलरी इसका नाम है। ये इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ रिमार्केबल एजुकेशनिस्ट ज़ीनत कुरैशी साहिबा। उनके नाम पे ये एक इंस्टीट्यूट और गैलरी उसका हिस्सा है। हमने ये वी ट्राइंग टू इस्टेब्लिश दिस न्यू आर्ट इंस्टीट्यूट, और इसका मकसद ये है कि हम आर्ट का जो एक क्लास तक या एक चंद लोगों तक जो महदूद है, चंद फैमिलीज़ तक, उसको ज़रा ब्रेक किया जाए और हम अच्छे आर्टिस्ट को भी इंगेज करें, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को भी इंगेज करें, और हम आर्ट को ज़रा डेमोक्रेटाइज़ करें, ज़रा आवाम तक लेके जाएं, ताकि वो बच्चे बच्चियां जो बड़े मशहूर कॉलेजेस नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए आर्ट एजुकेशन हम आसान बनाएं। तो इस सब का यहाँ पे अरेंज है। यहाँ पर हम सिखा रहे हैं और बच्चों को फिल्म मेकिंग भी, डिजिटल आर्ट भी और एनिमेशन भी, और ये सब चीज़ें हम डिसिप्लिन्स यहाँ पे सिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आज हमने देखा है कि कुछ आर्टिस्टों के काम की भी जो है वो एग्जीबिशन की गई है, उनको डिस्प्ले किया गया है, उनके बारे में थोड़ा बताएं। जी, ये जो लाइनअप है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे मुल्क के जो नामवर आर्टिस्ट हैं पूरी दुनिया में, जिनका नाम है जो पूरी दुनिया में, ये वो आर्टिस्ट हैं जिसमें अनवर सईद साहब हैं, जिसमें अली काजिम हैं, रिशम हुसैन सैयद साहिबा हैं, और इसका जो आज इफ्तिताह की है वो पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, राशिद राना साहब, वो हमारे लिए वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम। वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर इसको ओपन किया है। तो ये एक बड़ा इन द सेंस कि ये एक लीडिंग आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं देखने, वो दे आर नॉट नेसेसरीली फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड्स। वो आवाम भी आ रही है, यहाँ पर क्रिटिक्स भी आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम सेंट्रली लोकेटेड हैं हम, और हमें ये लगता है कि आर्ट को अब ड्राइंग रूम से निकाल के आवाम तक लेके जाने की ज़रूरत है, और वो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अमार अज़ीज़ हमारे साथ मौजूद थे। बेहतरीन जो है वो इक़दाम उठाया गया है, बिलाशुबा आर्ट की दुनिया में एक बेहतरीन एडिशन भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, जिनको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो है वो आर्ट को डिस्प्ले करने के हवाले से, अपने काम को सीखने के हवाले से, तो उनके लिए ज़ीनत कुरैशी ZQ के नाम से एक नया इंस्टीट्यूट, एक नई गैलरी जो है वो बनाई गई है। यहाँ पर ना सिर्फ बच्चों को, नए आने वाले फ़नकारों को मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ सिखाए जाएंगे, मुख्तलिफ़ फ़न पारे बनाने के तरीक़ाकार सिखाए जाएंगे, और बल्कि यहाँ पर गैलरी भी है जहाँ पर आर्टिस्ट जो हैं वो अपने काम की नुमाइश जो है वो कर सकेंगे। आज यहाँ पर इफ्ताह के मौका पर मारूफ आर्टिस्टों के काम को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, जिसे देखने के लिए ना सिर्फ फ़न के दिलदादा अफराद यहाँ थे, आर्टिस्ट मौजूद थे, बल्कि आम लोग भी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने फ़नकारों के इस काम को खूब सराहा है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए, जरा किचन का रुख करेंगे जहाँ पे शेफ सारा अकमल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना रही हैं आज आप? आज हमारा बन रहा है चाइनीज़ कुजीन का चिकन चिली ड्राई विद एग फ्राइड राइस। ओके, बेहतरीन। और अभी आपने क्या तैयारी कर ली है, हमें क्विकली बता दें। यस, हमने अभी जो है हाफ डन चिकन किया अपना फ्राई, और उसके अलावा हमने कटिंग्स करके रख ली हैं, राइस बॉईल करके रख ली हैं, ठीक है। और अब हम आ रहे हैं इधर हमारी जो हैं साथ मेरी हेल्प इरम, ये हमें अंडा वगैरह मेरे साथ में हेल्प करवाएंगी बनाने में, ठीक है। और मैं सॉस तैयार करें। चलें, आप सॉस तैयार करें, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ किचन में। मीनवाइल हमारे जो अगले गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ।
जनाब, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तो हम सब जानते हैं, दिलकश नज़ारे हों, बर्फ़पोश पहाड़ हों, झीलें हों, दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे यंग जो कह लें वीडियोग्राफर कह लें, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर कह लें, व्लॉगर कह लें, इन्होंने जी इन हसीन वादियों को दुनिया के सामने ना सिर्फ पेश किया है बल्कि अपनी जो कह लें हार्डवर्क और वीडियोग्राफी के ज़रिए लाखों दिल भी जीते हैं। ज़हूर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ सोशल मीडिया पे स्कर्दू की जो खूबसूरती है, सकाफ़त है, उसको दुनिया को दिखा रहे हैं, बल्कि एज ए टूर गाइड भी पिछले 5 सालों से जो स्कर्दू जाने वाले लोग हैं उनको वहाँ की सैर भी करवाते हैं। और उन्होंने अपना एक डिजिटल कह लें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट भी बनाया हुआ है। उस अकाउंट पे आपको स्कर्दू की जो खूबसूरती है वो देखने को मिलती है। सो आज हम इनसे बात करेंगे और थोड़ा सा स्कर्दू के हवाले से जानने की भी कोशिश करेंगे। ज़हूर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक मैम, आप सुनाए खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया अर्ली इन द मॉर्निंग। ज़हूर हुसैन, मुझे ये बताएं कि ये जो आपका जर्नी है, बिकॉज जाहिर है हम पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, कितनी खूबसूरती है यहाँ पर। और अब तो विद टाइम आई बिलीव कि टूरिस्ट या टूरिज़्म का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। सो आपका ये जर्नी कैसा रहा और आप किस तरह से एज अ टूर गाइड भी और एज अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी काम कर रहे हैं? जी, सबसे पहले मैम आपका शुक्रिया, आपने लाइव सेक्शन में मौजूद किया। तो उसके बाद ये बताता चलूँ कि जब से सोशल मीडिया आया है तो वाकई में टूरिज़्म में एक बूस्ट अप मिला है टूरिज़्म को। तो जितने भी जो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, तमाम लोगों ने अपने तरीके से काम करके गिलगित बल्तिस्तान, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान को प्रमोट किया है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि आपने जो ये टूरिज़्म या एज अ टूरिस्ट गाइड जब शुरू किया काम, तब कैसा रिस्पांस था और अब ओवर टाइम क्या चेंज आया है? जब टूरिस्ट आते हैं उनका इंटरेस्ट लेवल कैसा होता है? जी मैम, हमने जब काम शुरू किया तब तो कम तर रेशो थे लोगों का आने का। तो एज अ सोशल मीडिया हमने काफ़ी कोशिश किया, मेहनत किया और अपने जगहों को लोगों तक दिखाया। और इससे हमारे जो टूरिज़्म है, हमारे कंपनी के लिए भी काफ़ी जो ना मुफीद हो गए और हमारे काम काफ़ी बेहतर हो गए। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं, आपका ताल्लुक तो ज़ाहिर है इसी इलाके से है। आप जब आप किसी इलाके से होते हैं तो वहाँ की मुख्तलिफ जगहें जो शायद एज अ टूरिस्ट हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, आप लोकल्स को ज़्यादा बेहतर तौर पे पता होता है, मौसमों के हवाले से, जगहों के हवाले से, सूटेबल टाइम के हवाले से, तो ये तो आपको खासी हेल्प मिलती होगी। तो आप हमें ज़रा बताएं ना कि कौन सी ऐसी जगह हैं जो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है? मैम, अभी जितने भी मतलब गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से जगह हैं जो कि मज़ीद एक्सप्लोर करना पड़ेंगे। और लोगों को जो ना हम कहते हैं कि ऐसे वादियों में जाए जहां लोग कम तर जाते हैं, जिस तरह थुरचे हो गए, बिलमिक हो गए, उसके बाद नगमा हो गए और हरम कुतवाल लेक हो गए और खो नगर हो गए। ये बहुत सी जगह हैं जहाँ पे अभी लोग कम तर जाते हैं और उनको चाहिए कि ऐसे खूबसूरत वादियाँ देखें, मज़ीद देखें। तो क्यों जाते हैं? लोगों का क्या रास्ता मुश्किल है, लोगों की एक्सेस नहीं है, क्या वजह है कि आप समझते हैं कि इन जगहों पे लोग ज़्यादा नहीं जाते? जी मैम, बिल्कुल उधर के जो रास्ते हैं वो थोड़ा एडवेंचरस हैं और थोड़ा ट्रैक भी करना पड़ते हैं। एक तो दूसरा जो ना थोड़ा एक्सपेंसिव होने की वजह से ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं। एक्सपेंसिव होने की वजह से नहीं जाते। तो आप हमें बताएं कि आप ना सिर्फ लोगों को इन जगहों के हवाले से बताते हैं बल्कि आप अपने डिजिटल अकाउंट पे वीडियोग्राफी, व्लॉगिंग भी करते हैं। सो ये एक्सपीरियंस कैसा है ताकि लोग आपकी जो सोशल मीडिया अकाउंट पे कंटेंट देख के स्कर्दू के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कैसा रिस्पॉन्स देते हैं? लोग काफ़ी खुश होते हैं जब अकाउंट विज़िट करते हैं और कहते हैं कि हमने गिलगित बल्तिस्तान विज़िट करना है। तो हम लोग कहते हैं कि आप हमारे गेस्ट हैं तो आप आ सकते हैं, अगर आप इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हम देंगे, अगर आप सर्विसेज चाहते हैं वो भी हम देंगे।
तो हम बेहतर चीज़ें टूरिस्ट को, जो आने वाले व्यूअर्स हैं, उनको हम बताते हैं और दिखाते भी हैं। बेहतरीन। तो मुझे ज़हूर साहब ये बताएं कि इन इलाकों में मसाइल क्या हैं टूरिस्ट के लिए? जब लोग आते हैं तो लोग किस माइंडसेट के साथ आएँ, कैसी तैयारी के साथ आएँ? क्योंकि ये वो इलाके हैं जो आपने खुद भी कहा कि कुछ रास्ते एडवेंचरस भी हैं, मुश्किल भी हैं, लेकिन लोग जाना चाहते हैं। तो आप एज ए टूरिस्ट गाइड भी और वहाँ के लोकल होने के नाते भी, जो लोग आकर देखना चाहते हैं इन जगहों को, क्या तैयारी होनी चाहिए, किस माइंडसेट के साथ उनको आना चाहिए? सबसे पहले आपने कहा कि यहाँ के क्या चीज़ें जो ना कमी है, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा जो ना ये इंटरनेट के जो फैसिलिटीज़ है वो थोड़ा इशू है। अगर वो बेहतर किया जाए टूरिस्ट के लिए वो भी आसानी है। साथ में टूरिस्ट के लिए जो ना मतलब कि हम फैसिलिटीज़ दे दें, जिस तरह बिजली के जो सहूलत है, ये सारी चीज़ें अगर हम फैसिलिटीज़ दे दें तो टूरिस्ट जो ना ये बढ़ जाएंगे। और विंटर हम लोग कहते हैं स्पेशल कि जो सीजनल जो गेस्ट आते हैं वो आते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि विंटर जो टूरिज्म है उसको भी प्रमोट करे। उसके लिए हमें सबसे पहले जो गवर्नमेंट सेक्टर पे ही जो ना ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो फैसिलिटीज है, टूरिस्ट को फैसिलिटेट करेंगे तभी टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे। यानी फैसिलिटेशन का मसला है कि। और अच्छा, मैंने देखा है कि बाद में बहुत सारी जब टूरिस्ट या समर सीजन में लोग आते हैं तो वहाँ लोकल शिकायत भी करते हैं कि बहुत गंद मचाते हैं, जगहों का ख्याल नहीं रखते लोग, या वैसे भी इन जनरल। तो वहाँ लोकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टूरिस्ट को भी ख्याल रखना चाहिए कि जब आप वो इन इलाकों में या वादियों में आएँ तो वो एहतियाती तदाबीर के साथ कुछ इस तरह की चीज़ें भी अवॉइड करें? जी बिल्कुल मैम। जो सबसे पहले तो मकामी जो रिवायात और सकाफत का एहतराम करना चाहिए कहीं भी जाए। और इसके अलावा सफाई तो निस्फ़ ईमान है, तो सफाई का हमें ख्याल रखना चाहिए। जितने भी टूरिस्ट जाते हैं ज़्यादातर हमने देखे हैं जो गाड़ी है, गाड़ी से बाहर ही फेंकते हैं। तो कोशिश करना चाहिए सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, अपना है, समझे कि ये मुल्क अपना घर ही है। बिल्कुल। तो आपका जो डिजिटल अकाउंट है, आप उस पर किस तरह का कंटेंट डालते हैं ज़हूर? ज़्यादातर शॉर्ट्स वीडियोस लगाते हैं। ज़्यादातर जो नई जगह पे जाए तो वहाँ के जो खूबसूरत लैंडस्केप है उसको हम कैमरे के ज़रिए हम लोगों तक दिखाने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन। चले, इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से ज़हूर कुछ कहना चाहें जो लोग आना चाहते हैं पाकिस्तान की, जो आपको हुकूमत है या हुकूमती सतह के ऊपर जो आपको सपोर्ट चाहिए होती है वहाँ पे लोकल्स को भी, और फैसिलिटेशन के हवाले से जो आपने जिक्र किया, कोई भी मैसेज देना चाहें? तो यही है, आपको वीडियो में ये बता दिया था कि जो टूरिज़्म बूस्ट अप इवेंट, ज़्यादा इवेंट करने से मेरे ख्याल में जो ना ये बूस्ट अप नहीं होंगे, ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने से ही होंगे। तो ज़्यादातर मैं यही कहता हूँ, हुकूमत को भी यही कहता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ है टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ दिया जाए, और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनके लिए वीज़ास की जो पॉलिसीज़ है उसमें नरमी किया जाए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच ज़हूर साहब, बहुत शुक्रिया। ज़हूर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे जी। स्कर्दू के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एज अ टूरिस्ट गाइड भी काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कंटेंट भी बना रहे हैं। उनके मुताबिक कि हुकूमत इसको अगर फैसिलिटेशन को थोड़ा बेहतर करेगी, फैसिलिटेट करेगी टूरिस्ट को, तो ज़्यादा टूरिज़्म इनकरेज होगी। इस हवाले से हमने गुफ्तगू की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।